लो फिर आ गए। लो फिर आ गए ईआरपी सिखाने। आपको क्या लगा था? सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। जब तक ईआरपी नहीं सिखाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। जोक्स अपार्ट गाइस, सो वेलकम बैक टू ईआरपी क्लासेस। एंड एज यू नो, हमारा टॉपिक जो चल रहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो उसमें हम हमारे लास्ट वीडियो में हमने जो कवर किया वो हमने अपना डेबिट नोट तक हमने कवर किया था। आई गेस कॉन्ट्रा वाउचर तक हमने कवर कर लिया था। सो आज फिर हम आगे का ओवरहेड अपॉर्चमेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन, स्टिल चेक, आईओयू और ये सारा हम अपना आज कवर करते हैं। तो आई होप गाइस आपने वो मेरे लास्ट वीडियो देखा होगा, लास्ट ट्यूटोरियल आपने देखा होगा। और अगर नहीं देखा है तो जल्दी से देखो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते चलो। जो भी अकाउंट्स बैकग्राउंड के आपके बंदे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो चाहे वो आपके स्टूडेंट्स हो, उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाली है। शेयर करते चलो, लाइक करते चलो, और अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करो गाइस। कमेंट करके प्लीज मोटिवेट जरूर करो। ओके, सो आज अपना है ओवरहेड अपॉर्चमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के सारे टॉपिक्स जो है मेरे अकाउंट ग्रुप, लेजर और आपका रिसिप्ट पेमेंट, जेबी, डेबिट, क्रेडिट नोट, काउंटर, वो मेरे प्रीवियस जो मेरी फाइनेंस के अकाउंट्स की वीडियोस मैंने बनाई है उसमें हैं। तो आप वो चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे और उनको देख सकते हैं। तो ईआरपी ओवरहेड अपॉर्चमेंट, ये फॉर्म का नाम सुन के ही कुछ लोगों को तो बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि क्या फॉर्म है, क्या यूज होता है इसका। बट इट इज वेरी वेरी यूजफुल। तो बेसिकली ओवरहेड अपॉर्चमेंट का क्या होता है फ्रेंड्स, कि लेट सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टीपल स्टेट्स में काम करती है, मल्टीपल स्टेट्स में उनके प्रोजेक्ट्स हैं। लाइक आपकी जो कंपनी है वो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स करती है और उनका यूपी में भी प्रोजेक्ट है। यूपी में इवन वन नहीं, एक दो तीन चार या 10 कितने भी प्रोजेक्ट है उनके, एमपी में भी हैं, गुजरात में है। तो अभी क्या होता है कि कुछ एक्सपेंसेस ना ऐसे होते हैं, जो एचओ के जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, हेड ऑफिस एक आपका रहता है, उसके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, इंटरनेट का हो, रेंट का हो या कुछ भी हो, हेड ऑफिस में जो स्टाफ है उनकी सैलरी, तो वो जो एक्सपेंसेस होता है वो बिलोंग्स करता है बाकी की सभी साइट्स को, राइट। तो एज यू नो, एचओ में हमारी कोई इनकम तो होती नहीं है, ओनली एक्सपेंसेस ही होता है। तो उसको इक्वल एक या इक्वली या एक परसेंटेज बेसिस में आपके जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं, तो एचओ की जितनी भी कॉस्ट है उधर डिस्ट्रीब्यूट जो हम करते हैं बाकी के प्रोजेक्ट्स में, उसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम ओवरहेड अपॉर्चमेंट बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे ओवरहेड ओवरहेड के खर्चे खर्चे होते हैं उनको अपोर्शन कर देते हैं बाकी के प्रोजेक्ट्स में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट है उसमें हेड ऑफिस लेना होता है, दिल्ली हेड ऑफिस। अभी जैसे ही आपने अपना दिल्ली हेड ऑफिस प्रोजेक्ट लिया, बाकी के जितने भी प्रोजेक्ट्स है आप देखो नीचे सारे बाय डिफॉल्ट आ गए हैं गाइस, है ना, जितने अदर प्रोजेक्ट्स हैं। तो अभी इसमें किस ग्रुप का, अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप का पोर्शन करना चाहते हैं या लेजर को करना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। सपोज आपको एक लेजर है रेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो रेंट एक्सपेंसेस में लेट्स सपोज आपका 10 10 लाख रुपीज आपका बैलेंस है, जिसको आपको आपके जो बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इक्वली आपके कितने, अभी ये 3 and 3 6 प्रोजेक्ट्स हैं, इन 6 प्रोजेक्ट्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इक्वल परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेट्स सपोज आपको अ, 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 ये इस प्रोजेक्ट में 15%, 15%, 15%, 15%, कितना हुआ टोटल, 75%, और ये वाले प्रोजेक्ट में आपका 25%। ये ऐसे आपको अपोर्शन करना है कि भाई ये मेरे दिल्ली बजट में 1.5 लाख का खर्चा चला जाएगा इसमें से, और
1.5 1.5 1.5 ये सब मेरा इतने प्रोजेक्ट में चला गया, और लास्ट वाला जो मेरा यूपी प्रोजेक्ट है उसमें 2.5 लाख का मेरा एक्सपेंसेस मेरे हेड ऑफिस से निकल के, और मेरा बाकी के प्रोजेक्ट्स में वो जाके बुक हो जाएगा। अब बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें किस लेजर में वो होना चाहिए, इधर से रेंट एक्सपेंस से निकाल रहा हूँ मैं, लेकिन इधर किस लेजर में होना चाहिए? वैसे तो ऑब्वियसली रेंट एक्सपेंस में ही जाना चाहिए, साइट का जो रेंट एक्सपेंस है उसका आपका लेजर होता है, तो रेंट एक्सपेंसेस में जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आप यहाँ पे रेंट एक्सपेंसेस ही डालेंगे, रेस्ट डिपेंड ऑन योर कंपनी पॉलिसी कि भाई आप प्रोजेक्ट वाइज लेजर अगर मेंटेन कुछ करते हैं तो आप प्रोजेक्ट वाइज भी लेजर ले सकते हैं। ओके, सो बाय डूइंग दिस व्हाट सिस्टम विल डू कि आपका ना इंटर प्रोजेक्ट ट्रांसफर की जेवी सिस्टम यहाँ से अभी पास कर देगा। सिस्टम क्या करेगा ना, ये 10 लाख रुपए हेड ऑफिस से निकाल के और इन सभी प्रोजेक्ट में इतना 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 रुपए आपका डाल देगा, और जेवी जो है ना ये देखो, ये जेवी आपकी पोस्ट कर देगा लेजर पोस्टिंग इन्फो में। देखो दिल्ली बजट प्रोजेक्ट में रेंट एक्सपेंसेस के लेजर में, और ये बाकी के एक्स वाई जेड जो भी मैंने लिए है सब में इतना इतना रुपया डाल दिया, और ये मेरे इंटर प्रोजेक्ट ट्रांसफर की जेबी चली गई हेड ऑफिस से, दिल्ली बजट प्रोजेक्ट डेबिट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो ये पोस्टिंग जाने के बाद में मेरा क्या होगा, जब भी मैं अपना जॉइंट बैलेंस शीट होता है ना जो प्रोजेक्ट वाइज, जब मैं अपना बैलेंस शीट देखूंगा तो ये खर्चा मेरे को इक्वली उसी प्रोजेक्ट में दिखेगा। एग्जांपल के लिए मैं दिखाऊंगा, अभी यूपी प्रोजेक्ट में मैं रेंट एक्सपेंसेस के अंदर आपको दिखाऊंगा कितना खर्चा आपको दिखने वाला है। तो ये यूपी प्रोजेक्ट में 2.5 लाख रुपीज मेरे को रेंट एक्सपेंसेस के अंदर दिखना चाहिए जो मेरा पोर्शन होके आया है। ठीक है, तो अभी जैसे मैं लेट सपोज यूपी प्रोजेक्ट में रेंट एक्सपेंसेस का लेजर देखता हूँ। ठीक है, किसमें, मेरा यूपी प्रोजेक्ट में, तो आप देख सकते हो गाइस, ये मेरा जो मेरा ओए मींस ओवरहेड अपॉर्शनमेंट से जो मेरा 2.5 लाख रुपीस का मेरा एक्सपेंसेस इसमें डेबिट हुआ था वो एज अ जेबी करके मेरा इस प्रोजेक्ट में आ गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये बहुत बेनिफिशियल फॉर्म है, ये आपको टैली वगैरह में किधर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको ईआरपी में ही मिलेगा, और मे भी हमारे ईआरपी में मिले, बाकी ईआरपी में भी ना मिले। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, आपको क्लियर है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट फॉर्म इज बैंक रिकन्सलेशन। तो बैंक रिकन्सलेशन इज व्हाट गाइस, कि जो आप अपनी पार्टी, जो भी आपके वेंडर सप्लायर है उनको चेक वगैरह इशू करते हो, तो वो आप जिस डेट में इशू करते हो अपनी बुक्स में तो उसी डेट में उसकी एंट्री कर लेते हो, बट मे बी वो आपके बैंक से नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे आपके बैंक से डेबिट हुआ हो, या जिसको भी आपने चेक दिया उसने वो 4 दिन तक चेक लगाया ही ना हो, 5 दिन बाद उसने चेक लगाया हो, तो आपके बैंक से 5 दिन बाद डिडक्ट हुआ हो, तो जो आपका बैलेंस है, बुक्स का जो बैलेंस है उसको बैंक के साथ में मैच करने का जो प्रोसेस होता है वो बैंक रिकन्सिलिएशन होता है। ठीक है, कि भाई मेरी ऐसी कोई एंट्री तो नहीं है मेरी बुक्स में जो मेरे बैंक में ही ना हो, और अगर वो है तो फिर वो स्टैंडिंग में रहती है, मेरा जो बैलेंस एज पर बैंक है वो मेरा बैलेंस एज पर मेरी जो एक्चुअल में जो मेरा बैंक अकाउंट है उससे मैच होना चाहिए, मेरा ईआरपी का जो बैलेंस है। तो करते हैं इसको गाइस। आई होप मैंने कल इसमें कुछ किया था, आई थिंक मेरे को कुछ याद आ रहा है, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने किया था, तो लेट फाइंड द डाटा गाइस। आई थिंक एचडीएफसी बैंक में मैंने ऑलरेडी रिको किया हुआ है, सो आई मे नॉट गेट, यस दैट्स इट। तो व्हाट आई विल डू, let I unreco few vouchers, let I put a null in this, then we'll do reco. Okay, सो ये मेरा बैंक रिकन्सिलेशन जब हम करते हैं तो क्या होता है ना, जितनी भी आपने बैंक में पेमेंट की होती है, अपने बैंक से पेमेंट की होती है या बैंक में रिसिप्ट की होती है, वो सारी एंट्री आपको यहाँ पे इस तरह से दिखने लगती है फ्रेंड्स। तो अभी जैसे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा रिसिप्ट वाउचर है, 80,000 रुपये मेरे को एक रिसीव हुआ है, 2,04,000 रुपये मेरे को एक रिसीव हुआ है मेरे बैंक में। मैंने 54,638 की एक पेमेंट की हुई है एंड 1 लाख की एक पेमेंट की हुई है।
अब सपोज दैट ये मेरा आरटीजीएस है, ये भी मेरा आरटीजीएस है, ये भी मेरा एनईएफटी है, मेरे बैंक में सेम डे में ही जो मेरा ये 9 तारीख है, 9 तारीख में ही मेरा रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन सभी एंट्रीज को सिलेक्ट कर लूंगा जो मेरी 9 तारीख को रिफ्लेक्ट कर लिया। आई विल पुट 9th January 2024 over here, will save all selected and this will, ये मेरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और मेरा बैलेंस एज पर बैंक में यहाँ पे वो अपडेट हो जाएगा। अमाउंट जितना भी मैंने अभी रिको में क्लियर किया है उतना मेरा बैलेंस एज पर बैंक में मेरा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो एक सीधा सीधा सा मेरा को एक ही एंट्री दिखती है नीचे, जो मेरी पेमेंट वाउचर की है जिसको मैंने चेक से पे किया है। तो लेट सपोज गाइस 9 तारीख को मैंने चेक दिया था, लेकिन वो सामने वाले ने जो मेरे बैंक में डिपॉजिट, अपने बैंक में उसको क्लियरिंग के लिए भेजा, जो डिपॉजिट किया वो 2 दिन बाद किया और वो मेरे बैंक से, ये चेक मेरे 2 दिन बाद मेरे बैंक अकाउंट से कटा। तो what I will do, I will select it and will put here 11th of Jan 2024। तो ये मेरा जो बैंक है चेक, ये मेरा मेरे जो बैंक रिकन्सिलिएशन में मेरे को यहाँ पे जो बैलेंस में ऐड होगा, वो जब मैं 11 तारीख का देखूंगा तो मेरा ये बैलेंस मेरा बढ़ जाएगा। अभी 2,25,000 रुपये बैलेंस है, वो पेमेंट थी तो मेरा अभी जो बैलेंस होगा 1,25,000 हो जाएगा। अगर मैं 11th of Jan को अपना बैलेंस देखता हूँ, ये देखिए 1,25,000 मेरा बैलेंस हो गया, क्योंकि मेरा जो वो चेक कटा था मेरे बैंक से जो निकला था वो मेरा 11th को मेरा हुआ। ठीक है, तो ये मेरा बैलेंस एज पर बैंक ऑलवेज मेरे एक्चुअल बैंक बैलेंस से मैच होना चाहिए, तो आपका रिको मैच है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, मूव अहेड टू द नेक्स्ट फॉर्म विच इज स्टेल चेक। तो दिस इज नथिंग बट अ रिपोर्ट कि ऐसे कितने चेक्स हैं जिनको 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं बट स्टिल अभी तक आपने उनका बैंक रिकन्सिलेशन नहीं किया है। मीन्स कि 3 महीने बाद एज यू नो चेक स्टेल हो जाता है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है और वो वैलिड नहीं रहता है, एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं रहता है। तो मेरे को यहाँ पे एक चेक मिला एक्सिस बैंक के हेड में, ये चेक नंबर है इसका, जो इसकी डेट थी वो जुलाई की थी। जुलाई में मैंने कोई तो एक चेक इश्यू किया हुआ है 12,000 का। किसको किया हुआ है, आई कैन क्लिक इट ओवर हियर एंड ये मेरा कॉन्ट्रा वाउचर का है। तो इसको मैंने अभी तक अपने बैंक रिको में डाला नहीं है, बैंक रिकन्सिलेशन में क्लियर नहीं किया है। इट मीन्स सिस्टम इज, क्या बोल रहा है सिस्टम कि भाई आपका जो ये चेक है ये स्टेल हो गया है, इधर इस चेक का आप रिवर्सल एंट्री मारो, नहीं तो इसको पता करो कि इधर है क्या है बैंक में। ठीक है, क्योंकि आपके बैंक से तो कटानी है तो आपकी बुक से भी इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। होप दिस इज क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, वेरी यूजफुल। आपके जो कंपनी के एफडीज होते हैं तो उनका रिकॉर्ड रखने के लिए ये फॉर्म यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, लेट सपोज आपने अपने किसी प्रोजेक्ट में दिल्ली हेड ऑफिस में आपने एक एफडी कराई हुई है Jan 24 से लेके December 25 तक की वैलिडिटी के साथ में। ठीक है, एफडी का एक लेजर बनेगा गाइस। लेजर बनाना मैंने आपको मेरे पुराने वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था, लेजर अकाउंट से लेजर बनते हैं। ठीक है, अभी मेरे को फिक्स डिपॉजिट का एक लेजर मिला, मैं इसमें पुट कर देता हूँ। जो भी आपका एफडी अकाउंट होगा उसका आपका एक लेजर बनेगा। किस बैंक में आपने एफडी कराई है, यू विल सिलेक्ट इट ओवर हियर। एक्सिस बैंक में लेट सपोज मैंने एक एफडी कराई है, चेक देके मैंने सपोज ये कराई है, या आरटीजीएस से मैंने कराई है। ठीक है, एफडी का मेरा नंबर जो मेरे लेजर में डल जाएगा तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेके आएगा। 1 CR की लेट सपोज मैंने एफडी कराई है, फेवरिंग वट एवर इट विल बी, सॉरी, सॉरी, एफडी पे इंटरेस्ट कितना मेरे को मिलने वाला है, 8% मेरे को मिलने वाला है। मैच्योरिटी डेट क्या है उसकी, 31st of December 2025 लेट सपोज मेरी इसकी मैच्योरिटी डेट है। तो मैं अपना मैच्योरिटी डेट डाल दूंगा, ईयर इन अ डे। ये जो साल है इसमें कितने दिन है, बिकॉज वो फेब में आता है ना कम ज्यादा वाला, तो दैट्स वाई। जैसे ही मैं यहाँ पे ईयर इन डे डालूंगा सिस्टम मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करके दे देगा।
कि 1 साल में मेरे को 8% के हिसाब से 1 करोड़ रुपए की एफडी पे 16,02,191 रुपए 78 पैसे मेरे को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। इस पे आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं कि भाई जब भी मेरी ये एफडी एक्सपायर होने को आए, रिन्यूअल के लिए आए, तो आज दिन मेरे को ये विड्रॉ करनी है और इसको आगे अपना इसको कंटिन्यू करना है, तो सिस्टम मेरे को रिमाइंड करा देगा एंड आई कैन टेक रेलेवेंट डिसीजन। तो इसको सेव कर लेंगे तो ये मेरा एफडी का यहाँ पे सिस्टम में रिकॉर्ड्स मेंटेन रहेगा इस तरह से। कभी भी मेरे को देखना है कितनी एफडी चालू है, जस्ट कम हियर, क्लिक ऑन द सर्च बटन एंड सिस्टम विल शो कि भैया आपकी इतनी एफडीज अभी चालू हैं। ये 3 एफडीज आपकी अभी हैं, कब की है, क्या डेट है, क्या कितने अमाउंट की है, दैट एवरीथिंग यू कैन फाइंड बाय क्लिकिंग ओवर द रिकॉर्ड। नेक्स्ट इज बीजी। सो व्हाट बीजी इज, बैंक गारंटी इज, हम कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी अपने कॉन्ट्रैक्टर को वर्क कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड करते हैं, तो हम क्या करते हैं गाइस, उसको उससे एक बीजी मांगते हैं, बैंक गारंटी मांगते हैं अगेंस्ट द परफॉर्मेंस और द मोबिलाइजेशन और द रिटेंशन, के भाई मेरे को अ, एक बीजी दोगे तब आपको हम ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे, ताकि कल को कुछ भी होता है तो वो बीजी के अकॉर्डिंग हम रेलेवेंट एक्शन ले सकें। तो बीजी को रिकॉर्ड कीप करने के लिए हम ये फॉर्म में उसकी एंट्री करते हैं, बीजी। सो व्हाट आई विल डू, ओके आई विल डू एंट्री इन दिस। ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे कि वो परफॉर्मेंस के अगेंस्ट बीजी है, किसके अगेंस्ट बीजी है, बीजी का नंबर, सब बीजी का नंबर जो भी आपके कॉन्ट्रैक्टर ने या सप्लायर ने जिसने भी आपको दिया है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। किस प्रोजेक्ट में आपको बीजी मिली है, किस वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट आपको बीजी मिली है, जो भी आपने वर्क ऑर्डर उनको रेज किया होगा, सिस्टम विल शो यू द वैल्यू ऑफ वर्क परचेज ऑर्डर। यहाँ पे बता दिया कि वो इसको 24,30,000 का एक परचेज ऑर्डर दिया, उसके अगेंस्ट आपको ये बीजी मिली है। ठीक है। किस रैंक की बीजी मिली है, बीजी की लिमिट कितनी है, पर्पस ऑफ बीजी क्या है, सिक्योरिटी है क्या है, कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह कुछ है क्या बीजी पे। ठीक है। इश्यू कब हुई है, कितने अमाउंट की हुई है, कब क्लेम कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी एक्स वाई जेड इंफॉर्मेशन है, वट एवर इज यूजफुल फॉर यू, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बीजीज का रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है। अभी सिस्टम क्या करता है ना फ्रेंड्स, जैसे आप ये बीजी में एंट्री करके रखते हो ना और ये बीजी सेव करके रखते हो, जब भी आप इसको परचेज ऑर्डर रेज करेंगे ना, ठीक है, तो जब भी ये लिमिट आपकी एक्सीड करती है, इतने रुपए की लिमिट एक्सीड करती है, तो सिस्टम विल रेस्ट्रिक्ट यू कि भैया अब इससे ज्यादा की आप इसको ऑर्डर नहीं दे सकते, बिकॉज इससे ज्यादा का आपके पास में इसकी बीजी नहीं है। ठीक है। तो दैट्स वाई ये आपका फॉर्म यूजफुल होता है और यूज में आता है, ये आपका इंफ्रा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, इंफ्रा, जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इंडस्ट्रीज होती हैं। लेजर कंफर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, वेरी यूजफुल फॉर्म, जो एक होता है ना, हम अपना ड्यूरिंग द बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन हम अपने सभी सप्लायर, वेंडर्स, क्रेडिटर, डेटर्स को एक लेजर कंफर्मेशन भेजते हैं कि आप ये लेजर कंफर्मेशन को अपना अप्रूव करके दीजिए कि एज पर योर बुक्स जो हमारा बैलेंस और बुक्स का बैलेंस दिख रहा है वो सेम आपकी बुक्स का बैलेंस भी सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम कुछ है तो नहीं, कोई इश्यू तो नहीं है। तो वो यहाँ से इस फॉर्म में आप सिंपल जस्ट एंट्री करके सिलेक्ट करके और अपना लेजर कंफर्मेशन यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं इस तरह। तो इसमें कोई जस्ट इट्स अ रिपोर्ट, नथिंग बट इट्स अ रिपोर्ट। इस तरह से ये बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है कि भाई इसको क्रेडिट 25,000 रुपये एक बार ही हुआ है, 5600 रुपये एक बार ही हुआ है, रिसिप्ट वाउचर एक क्रेडिट नोट डाला है, टोटल इनका क्रेडिट बैलेंस है इतना। ये टेस्टनो पटेल एंड कंपनी का। तो दिस इज लेजर कंफर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है फ्रेंड्स। अभी ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इसको क्लोज करता हूँ आज का। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ तो करो यार। ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो यूजफुल इसलिए होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, लेजर, ठीक है, डे बुक, कैश बुक, एजिंग रिपोर्ट। ये सारी चीजें जो बहुत ही यूजफुल होती हैं फाइनेंस में, अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए या अकाउंट्स के वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप गाइस आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है। कीप सपोर्ट। बाय बाय।